हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान के तहत जो है हम भारत के सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे हैं। जिसमें जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में किया गया है। तो इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 यानी 129 आर्टिकल 129 को पढ़ेंगे। देखते हैं कि आर्टिकल 129 में जो है क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 129 में जो है यह प्रावधान किया गया है या उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है घोषित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है अभिलेख न्यायालय क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जो है जितने भी प्रावधान और इसका मतलब और इसकी विशेषताएं सारा कुछ जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 129 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 129 के तहत जो है यह जो है किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो भारत का उच्चतम न्यायालय होगा वह एक अभिलेख न्यायालय होगा। भारत में केवल जो है दो ही न्यायालयों को जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। पहला है भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। दूसरा जो है भारत के जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनको जो है अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 129 के तहत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। और दूसरा जो है जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनको जो है अनुच्छेद 215 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय जो है घोषित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अभिलेख न्यायालय होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिलेख न्यायालय की जो है दो विशेषताएं होती हैं। इसमें से पहली विशेषता होती है कि जो अभिलेख न्यायालय होता है उस न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वे लिखित में होंगे, यानी जो भी न्यायालय निर्णय देगा वह लिखित में होंगे और जो है उसके निर्णय को जो है सुरक्षित रखा जाएगा। और जो है जो निर्णय होंगे वो जो है न्यायिक पूर्व निर्णय यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेंगे, यानी कि शक्ति रखेंगे। यानी न्यायालय जो भी निर्णय देते हैं उनको जो है लिखित में न्यायालय निर्णय देगा और उन निर्णयों को जो है सुरक्षित रखा जाएगा जो है। और वे निर्णय जो है बाद के जितने भी उस मामले से संबंधित विवाद आएंगे उन मामलों में जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेंगे या एक नज़ीर का काम करेंगे या एक उदाहरण का काम करेंगे। अगर उस मामले से संबंधित जो है कोई भी विवाद जो है भविष्य में आता है तो जो है उस मामले को या उस मामले के निर्णय को जो है अधिवक्ता लोग जो है एग्जाम्पल के रूप में या नज़ीर के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो पहला जो है अभिलेख न्यायालय की जो पहली विशेषता है वो यह है कि उसके निर्णय लिखित में होंगे और वे निर्णय जो है एक नज़ीर का काम करेंगे या जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेंगे। दूसरी विशेषता जो है अभिलेख न्यायालय की यह है कि जो अभिलेख न्यायालय होता है वो उसको जो है अपनी अवमानना यानी अपने कंटेम्प्ट के लिए जो है किसी को भी दंड देने की शक्ति होती है। यानी अभिलेख न्यायालय जो है अपनी अवमानना के लिए या अपनी कंटेम्प्ट के लिए जो है किसी को भी दंड देने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पे ये दो विशेषताएं दी गई हैं। आगे हम देखते हैं कि जो अवमानना शब्द है यानी जो कंटेम्प्ट शब्द है इसको जो है भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। और न्यायालय अवमानना अधिनियम इसके साथ ही जो है एक अधिनियम संसद ने बनाया है, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। तो जो अवमानना शब्द को जो है
भारतीय संविधान में नहीं परिभाषित किया गया है। और जो अधिनियम संसद ने बनाया है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, इसमें भी जो है अवमानना शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि जो है इसमें जो है जो अवमानना को यानी कंटेम्प्ट को जो है दो प्रकार में विभाजित कर दिया गया है। तो पहला जो है सिविल अवमानना होगी यानी सिविल कंटेम्प्ट, दूसरी जो है आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल अवमानना होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 को संक्षेप में समझते हैं, और फिर उसके बाद जो है आगे कुछ केसेस देखते हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने की जो है अवमानना की जो शक्ति है, उसमें जो है दो प्रकार की अवमानना आ जाएंगी, एक सिविल अवमानना और क्रिमिनल अवमानना। तो यहाँ पे देखते हैं सिविल अवमानना का क्या अर्थ होता है। तो सिविल अवमानना तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की अवज्ञा करता है, या जो है न्यायालय ने कोई आदेश दिया या न्यायालय ने कोई डिक्री पारित की, तो जो है जानबूझकर कोई व्यक्ति जो है उस न्यायालय के आदेश को जो है नहीं मानता है। तो जो है यहाँ पर जो है, या जानबूझकर न्यायालय को कोई जो है वचन दिया है या प्रॉमिस दिया है और जानबूझकर जो है तोड़ता है या भंग करता है, तो यहाँ पे जो है न्यायालय की जो है सिविल अवमानना मानी जाएगी। और न्यायालय जो है अपनी अवमानना के लिए जो है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो है न्यायालय के आदेश या डिक्री के जो है अवज्ञा करता है या उसका पालन नहीं करता है, उसको न्यायालय सजा दे सकता है। तो जो न्यायालय सजा दे सकता है वो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के तहत जो है सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है अधिकतम जो है 6 महीने तक का कारावास यानी 6 मास तक का कारावास, और अधिकतम जो है 2,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों कारावास प्लस जुर्माना दिया जा सकता है। तो अधिकतम जो है 6 ही मास का कारावास है, और अधिकतम जो जुर्माना यानी फाइन लगाया जा सकता है वह 2,000 रुपये तक ही लगाया जा सकता है। अब देखते हैं जो है आपराधिक अवमानना तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति जो है ऐसी बात प्रकाशित करता है या ऐसा कार्य करता है जो न्यायालय के प्राधिकार को कम करता हो, या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता हो, या न्याय प्रशासन पर जो है प्रभाव डालता है। तो ऐसे सारे कार्य जो है आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे जो है न्याय प्रशासन पर जो है गलत प्रभाव पड़ता है, या फिर न्यायालय की कार्यवाही को जो है बार बार कोई व्यक्ति बाधित करता है, तो यह जो है यानी आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आएगा। और न्यायालय जो है उस व्यक्ति को न्यायालय जो है सजा दे सकता है। जो सजा दी जा सकती है वो 6 मास तक का कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है सजा का प्रावधान न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत जो संसद ने पारित किया है उसके तहत जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अनुच्छेद 142 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को जो है इनहेरेंट पावर दी गई है पूर्ण जस्टिस यानी पूर्ण न्याय करने के लिए, उसके तहत भी जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अपनी अवमानना के लिए या अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए जो है शक्ति दी गई है कि वह जो है कार्यवाही कर सकता है और जो है सजा दे सकता है। जब उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 142 के तहत जो है अपनी इनहेरेंट पावर के तहत किसी व्यक्ति को जो है अपने कंटेम्प्ट के लिए या अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कंटेम्प्ट के लिए जो है सजा देता है, तो उसमें न्यायालय जो है जो 6 महीने का कारावास है उससे अधिक भी कारावास दे सकता है, क्योंकि यह जो है पावर जो है यह शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को इनहेरेंट पावर के तहत जो है शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदान की गई है। अब देखते हैं इससे जुड़े जो है कंटेम्प्ट से जुड़े जो है कुछ लीडिंग केसेस देखते हैं
जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है डिसाइडेड हैं। तो इसमें से जो पहला केस आता है वह यह है दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य। गुजरात राज्य का मामला है जो 1991 का मामला है। यह मामला जो है एक जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के बीच जो है से संबंधित मामला है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की जो है क्रिमिनल यानी आपराधिक का अवमानना का जो है दोषी पाया गया था, और जो है उनको उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को जो है पनिशमेंट दिया था या सज़ा दिया था। तो यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे वह जो है यह तर्क उच्चतम न्यायालय में दे रहे थे कि जो उच्चतम न्यायालय को जो है अपने अधीनस्थ जो है न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति नहीं है। लेकिन जो है इस मामले में दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय को जो है अपनी अवमानना यानी अपने कंटेम्प्ट के लिए और अपने अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिए जो है दंड देने की शक्ति जो है प्राप्त है। तो यह जो है निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य में जो है दिया है। इसके बाद दूसरा जो है बहुत ही लीडिंग मामला आता है वह इनरी विनय चंद्र का मामला आता है, जो 1995 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में जो है प्रश्न यह था कि क्या न्यायालय जो है किसी अधिवक्ता का जो लाइसेंस जो है मतलब कि जो लाइसेंस है विधि व्यवसाय करने का या जो है वकालत करने का या प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस जो है राज्य बार काउंसिल द्वारा या जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, उसको जो है रद्द कर सकते हैं न्यायालय। तो इस मामले में जो है इनरी विनय चंद्र मिश्र के मामले में जो है जो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उच्चतम न्यायालय जो है जो अधिवक्ता का लाइसेंस होता है उसको जो है रद्द कर सकता है। लेकिन जो है एक अगला मामला आता है, तीसरा जो मामला आता है इसमें ये तीसरा जो बहुत ही लीडिंग मामला है कंटेम्प्ट से रिलेटेड, जो उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ का मामला है, 1998 का मामला। इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने इनरी विनय चंद्र के मामले में जो निर्णय दिया था कि न्यायालय जो अधिवक्ता का जो है लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, जो निर्णय जो है इनरी विनय चंद्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इस निर्णय को जो है उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उलट दिया। यानी उच्चतम न्यायालय ने अपने इनरी विनय चंद्र के मामले के निर्णय को जो है उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के मामले में जो है उलट दिया, और यह निर्णय दिया कि जो है कि जो न्यायालय हैं वह किसी अधिवक्ता के विधि व्यवसाय करने का जो लाइसेंस है उसको नहीं रद्द कर सकते हैं। लाइसेंस रद्द करने का जो अधिकार होता है वह केवल और केवल अधिवक्ता अनुशासन समिति के पास ही होता है। अधिवक्ता अनुशासन जो समिति होती है वही जो है अधिवक्ताओं का जो है लाइसेंस रद्द कर सकती है। न्यायालय के पास जो है अधिवक्ताओं के लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे ये हम समझे अनुच्छेद 129 को अभिलेख न्यायालय जो है क्या होता है, अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है, इसको जो है समझे। और अभिलेख न्यायालय की दो ही विशेषताएं होती हैं। पहला एक है कि उसके निर्णय जो है लिखित में होंगे और वह जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेंगे यानी नज़ीर का काम करेंगे आने वाले भविष्य के जितने भी मामले होंगे उनके लिए। और दूसरे जो है उस न्यायालय को जो है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। एक यहाँ पे अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है 141 भी देख लेते हैं, जिसमें जो है
जिसमें जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 141 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि जो है भारत के जितने भी न्यायालय होंगे, भारत के सभी न्यायालयों पर जो है बाध्यकारी होंगे। यानी उच्चतम न्यायालय यदि कोई मतलब कि नियम डिक्लेयर करती है या कोई विधि घोषित करती है, तो वह जो नियम होगा वह उस नियम से जो है भारत के जितने भी न्यायालय हैं वह सभी न्यायालय जो है बाउंड होंगे, यानी बाध्यकारी होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे अनुच्छेद 129 जो है को मैंने मतलब कि समझाने का प्रयास किया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में कि अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं या अभिलेख न्यायालय की क्या विशेषता है। आई होप मतलब कि अभिलेख न्यायालय के बारे में जो है समझ में आ गया होगा।